गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंद्र वर्मा आज आपके लिए कृषि भूगोल का नया टॉपिक लेकर आया हूँ। भू सर्वेक्षण या भूमि उपयोग सर्वेक्षण। यह जो टॉपिक है यह फर्स्ट ग्रेड, एमए, नेट, सेट एंड अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व कमेंट्स करें। तो आज का अपना टॉपिक है भू सर्वेक्षण या भूमि उपयोग सर्वेक्षण। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सर्वेक्षण का अर्थ। सर्वेक्षण वह विज्ञान है जिसमें सर्वेक्षण उपकरण द्वारा पृथ्वी के धरातल की क्षैतिज दूरियों, कोणों एवं ऊंचाइयों की माप तथा मौसम, मृदा, वनस्पति, जल तथा वन्य जीवों की विभिन्न विशेषताओं का मात्रात्मक आंकलन होता है। यानी सर्वेक्षण का अर्थ है कि सर्वेक्षण वह विज्ञान है जिसमें सर्वेक्षण उपकरण द्वारा पृथ्वी के धरातल की क्षैतिज दूरियों, कोणों एवं ऊंचाइयों की माप तथा मौसम, मृदा, वनस्पति, जल तथा वन्य जीवों की विभिन्न विशेषताओं का मात्रात्मक आंकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये था सर्वेक्षण का अर्थ। इससे आगे आता है भू सर्वेक्षण का अर्थ। भू सर्वेक्षण का अर्थ है पृथ्वी के धरातल का सर्वेक्षण, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, भू सर्वेक्षण। तो भू सर्वेक्षण का अर्थ है पृथ्वी के धरातल का सर्वेक्षण। भू सर्वेक्षण भूमि पर सीमाओं के निर्धारण हेतु एवं पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न उपयोग क्षेत्रों के आंकलन के लिए किया जाता है। यानी भू सर्वेक्षण भूमि पर सीमाओं के निर्धारण हेतु एवं पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न उपयोग क्षेत्रों के आंकलन के लिए किया जाता है। भू सर्वेक्षण को हम जाना जाता है भू संपत्ति प्राचीनतम सर्वेक्षणों में से एक है। इन सर्वेक्षण भू संपत्ति सर्वेक्षण आदि नामों से जाना जाता है। यानी जो भू सर्वेक्षण है इसे सर्वेक्षण भू संपत्ति सर्वेक्षण आदि नामों से जाना जाता है। और वैसे भू सर्वेक्षण का जो अर्थ है उसका मतलब है पृथ्वी के धरातल का सर्वेक्षण, जिसमें पृथ्वी के धरातल का संपूर्ण सर्वेक्षण किया जाता है। इसे ही भू सर्वेक्षण कहा जाता है। भू सर्वेक्षण वास्तव में सर्वाधिक सामान्य प्रकार का सर्वेक्षण है। यानी जो भू सर्वेक्षण है वो वास्तव में सर्वाधिक सामान्य प्रकार का सर्वेक्षण है। समतलन सर्वेक्षण की विभिन्न तकनीकों की सहायता से हम भू सर्वेक्षण करते हैं। यानी समतलन सर्वेक्षण की विभिन्न तकनीकों की सहायता से हम भू सर्वेक्षण करते हैं। इनके माध्यम से हम विभिन्न संपत्तियों की सीमाओं का अंकन करते हैं। इसी प्रकार बड़े भूखंडों को छोटे भूखंडों में विभाजित किया जाता है तथा एक भूस्वामी से अन्य को भूमि का स्थानांतरण किया जाता है। इसी प्रकार सही आंकलन आदि कार्य आसानी से कर लिए जाते हैं। यानी भू सर्वेक्षण वास्तव में सर्वाधिक सामान्य प्रकार का सर्वेक्षण है। समतलन सर्वेक्षण की विभिन्न तकनीकों की सहायता से हम भू सर्वेक्षण करते हैं। इसके माध्यम से हम विभिन्न संपत्तियों को सीमाओं का अंकन करते हैं। बड़े भूखंडों को छोटे भूखंडों में, एक भूस्वामी से अन्य को भूमि स्थानांतरण का सही आंकलन आदि कार्य आसानी से भू सर्वेक्षण के अंतर्गत कर लिए जाते हैं। इसके अलावा किसी बड़े प्रदेश या क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्य हेतु कितनी भूमि उपयोग की जा रही है जिसका आंकलन आसानी से किया जा सकता है। ऐसे सर्वेक्षण को हम भूमि उपयोग सर्वेक्षण कहते हैं।
ऐसे सर्वेक्षण को हम भूमि उपयोग सर्वेक्षण कहते हैं। इससे आगे हम देखते हैं भूमि उपयोग सर्वेक्षण का उद्देश्य एवं महत्व। भूमि उपयोग सर्वेक्षण का उद्देश्य एवं महत्व। भूमि उपयोग सर्वेक्षण का उद्देश्य एवं महत्व। भूमि उपयोग सर्वेक्षण भूमि को उसके उपयोग के अनुसार वर्गीकृत करने हेतु किया जाता है। यानी भूमि उपयोग सर्वेक्षण भूमि को उसके उपयोग के अनुसार वर्गीकृत करने हेतु किया जाता है। कृषि एवं नगरीय भूमि के समुचित उपयोग एवं भूमि उपयोग नियोजन हेतु यह सर्वेक्षण अति आवश्यक है। कृषि एवं नगरीय भूमि के समुचित उपयोग एवं भूमि उपयोग नियोजन हेतु यह सर्वेक्षण अति आवश्यक है। जैसे जैसे जनसंख्या एवं प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, उसी प्रकार भूमि की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। यानी जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वह प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, उसी प्रकार भूमि की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए भूमि उपयोग का सर्वेक्षण का उद्देश्य व महत्व सिद्ध होता है। इससे आगे हम देखते हैं कि भूमि सर्वसुलभ व सीमित संसाधन है। यानी जो भूमि है वो सर्वसुलभ है व सीमित संसाधन है। यानी धरातल पे किसी भी और हम देखें तो भूमि अपने को उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार से सीमित संसाधन है। अतः भूमि उपयोग नियोजन का महत्व समझना अति आवश्यक हो जाता है। यानी भूमि उपयोग नियोजन का जो महत्व है वो समझना अति आवश्यक हो जाता है। वास्तव में किसी भी प्रदेश के भूमि उपयोग की विविधता को उस क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक कारक प्रभावित करते हैं। यानी वास्तव में किसी भी प्रदेश के भूमि उपयोग की विविधता को उस क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक कारक आदि प्रभावित करते हैं। भूमि उपयोग नियोजन एक बहुआयामी कार्य है। इससे संबंधित समस्याओं को हम किसी एक उपागम की सहायता से हल नहीं कर सकते। यानी भूमि उपयोग नियोजन एक बहुआयामी कार्य है। इससे संबंधित समस्याओं को हम किसी एक उपागम की सहायता से हल नहीं कर सकते। इसके लिए बहुआयामी उपागम अपनाने की आवश्यकता है। भूमि उपयोग के आंकड़ों से हमें किसी भी प्रदेश के लघु एवं वृहद क्षेत्रों के विभिन्न भूमि उपयोग की जानकारी मिलती है। यानी जो भूमि उपयोग के आंकड़े हैं, उनसे हमें किसी भी प्रदेश के लघु एवं वृहद क्षेत्रों के विभिन्न उपयोग की जानकारी मिलती है। यहाँ प्रदेश कोई भी हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, जिला हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, गांव हो सकता है, इत्यादि। भूमि उपयोग के आंकड़े किसी दिए गए क्षेत्र में किसी समय विशेष में भूमि उपयोग का सही आकलन तथा इससे संबंधित भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी भूमि उपयोग के आंकड़े किसी दिए गए क्षेत्र में किसी समय विशेष में भूमि उपयोग का सही आकलन होता है तथा भूमि उपयोग संबंधी हम किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी इन आंकड़ों की सहायता से कर सकते हैं। भूमि उपयोग आंकड़ों का प्रयोग आज राष्ट्रीय स्तर तक से लेकर ग्राम स्तर तक किया जाता है। यानी जो भूमि उपयोग के आंकड़े हैं, इनका प्रयोग आज राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक किया जाता है। इससे आगे आता है भूमि उपयोग वर्गीकरण। भूमि उपयोग वर्गीकरण।
भूमि उपयोग आंकड़े किसी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का विभिन्न प्रयोगों में उपयोग के वितरण को दर्शाता है। यानी भूमि उपयोग आंकड़े किसी देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का विभिन्न प्रयोगों में उपयोग के वितरण को दर्शाता है। भूमि उपयोग वर्गीकरण की विश्व में अनेक विधियां प्रचलित हैं। यानी जो भूमि उपयोग है उसके वर्गीकरण की विश्व में अनेक विधियां प्रचलित हैं, जिनकी सहायता से भूमि उपयोग वर्गीकरण किए जाते हैं। इससे आगे आता है एल.डी. स्टाम्प का भूमि उपयोग वर्गीकरण। एल.डी. स्टाम्प का भूमि उपयोग वर्गीकरण। एल.डी. स्टाम्प ने ब्रिटेन की भूमि उपयोग का सर्वप्रथम वर्गीकरण 1930 व 31 में प्रस्तुत किया था। यानी जो एल.डी. स्टाम्प जो भूगोलवेता है, विद्वान हैं, इन्होंने ब्रिटेन की भूमि के लिए सर्वप्रथम जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था 1930-31 में। इन्होंने भूमि को मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया, जिसमें फर्स्ट है खेतीहर भूमि, सेकंड है ऊसर भूमि, चारागाह है, थर्ड है बाग व नर्सरी, फोर्थ है घास स्थल, फिफ्थ है वन व नगर व क्षेत्र। तो इस प्रकार एल.डी. स्टाम्प ने खेतीहर, ऊसर, चारागाह, बाग, नर्सरी, घास स्थल, वन, नगर आदि क्षेत्रों में ब्रिटेन की भूमि को विभाजित किया, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिट्स यूज में किया है। यानी स्टाम्प ने अपनी भूमि उपयोग का जो वर्गीकरण किया है द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिस यूज पुस्तक में किया है। इसी प्रकार कोलमैन, कार्ल सावर, जोन्स आदि विद्वानों ने भूमि उपयोग वर्गीकरण दिया है। कार्ल सावर ने 1924 में, इसी प्रकार जोन्स ने 1925 में अपने भूमि उपयोग वर्गीकरण दिए। इसी प्रकार भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े 1884 से उपलब्ध हैं। या हम यूँ कहें कि भारत में भूमि उपयोग संबंधी जो आंकड़े लिए गए हैं वो 1884 से ही लिए जा रहे हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसको भूमि उपयोग वर्गीकरण के लिए विभिन्न भागों में या विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र को 1890-91 में 4 भूमि उपयोग वर्गों में विभाजित किया गया था। यानी भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र था उसको 1890-91 में 4 भूमि उपयोग वर्गों में विभाजित किया गया था, जो इस प्रकार हैं। भारत का भूमि उपयोग वर्गीकरण 1890-91 के अंतर्गत भारत का जो भूमि उपयोग वर्गीकरण है उसे मुख्यतः 4 भागों में वन, खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि, कुल बोई गई भूमि। यानी 1890-91 के अंतर्गत भारत का जो भूमि उपयोग किया गया था वो 4 भागों में वन, खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि, वर्तमान पड़ती भूमि और कुल बोई गई भूमि। 1949-50 में इस भूमि उपयोग वर्गीकरण में कुछ संशोधन कर इसे प्रस्तुत किया गया। यानी जो भारत का भूमि उपयोग वर्गीकरण था 1890-91 का, उसे 1949 व 50 में संशोधन कर इसे पुनः प्रस्तुत किया गया
और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र को मुख्यतः 5 भूमि उपयोग वर्गों में विभाजित किया गया, यानी 1890-91 में 4 भागों में और 1949-50 में इसे 5 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसे 1950-51 में भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। यानी जो 1950 में भूमि उपयोग वर्गीकरण में जो संशोधन करके 5 भागों में जो किया था, उसे 1950-51 में भारत के संपूर्ण राज्यों में लागू कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में केवल पश्चिमी बंगाल व मणिपुर 2 ऐसे राज्य हैं जहां पुराने भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार भूमि उपयोग किया जाता है। यानी पश्चिम बंगाल व मणिपुर में पुराने भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। इससे आगे आता है भारत का भूमि उपयोग वर्गीकरण 1949 व 50 के अनुसार। भारत का जो भूमि उपयोग वर्गीकरण है 1949-50 के अनुसार, उसके अनुसार 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट आता है वन, सेकंड आता है खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि, यानी फर्स्ट है वन, सेकंड है खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि, थर्ड है अन्य अकृषित भूमि प्रति भूमि के अतिरिक्त, फोर्थ है प्रति भूमि, फिफ्थ है कुल बोई गई भूमि। फर्स्ट है वन, सेकंड है खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि, थर्ड है अन्य अकृषित भूमि, फोर्थ है प्रति भूमि और फिफ्थ है कुल बोई गई भूमि। जिसमें फर्स्ट आता है वन, इसके अंतर्गत भारत का वनीय क्षेत्र आता है। यानी जो वनीय भूमि है वो वनों के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। यानी जो भारत की राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, लेकिन भारत के 23.3% भाग पर ही वनों का विस्तार पाया जाता है। यानी जो भूमि उपयोग वर्गीकरण था वो वन था, उसमें कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, लेकिन भारत में 23.3% भाग पर ही वनों का विस्तार पाया जाता है। सेकंड आता है खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि, यानी जो सेकंड पॉइंट है वो है खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि। खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि, इसमें कुल भूमि की लगभग 8.8% भूमि आती है। यानी जो खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि है इसमें कुल भूमि की लगभग 8.8% भूमि आती है। इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, सेकंड है ऊसर एवं अकृषित भूमि। जिसमें फर्स्ट आता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इसमें वे क्षेत्र आते हैं जहां भवन निर्माण, कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़कें, रेल मार्ग, नदी, नहरें, तालाब, जलाशय आदि आते हैं। इसके अलावा विद्यालय, महाविद्यालय, खेल मैदान, स्टेडियम, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद आदि क्षेत्र आते हैं। यानी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, जिसमें भवन निर्माण, कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़कें, रेल मार्ग, नदी, नहरें, तालाब, जलाशय आदि आते हैं। इसके अलावा विद्यालय, महाविद्यालय, खेल मैदान, स्टेडियम, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद आदि भूमि आती है। सेकंड आता है ऊसर एवं अकृषित भूमि, यानी जो सेकंड पॉइंट है खेती हेतु अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत वो है ऊसर एवं अकृषित भूमि। इसके अंतर्गत पर्वत,
पठार, मरुस्थलीय भूमि आदि आते हैं। यानी ऊसर व अकृषित भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार व मरुस्थलीय भूमि आदि आते हैं। थर्ड आता है अन्य अकृषित भूमि एवं प्रतिभूमि के अलावा। अन्य अकृषित भूमि प्रतिभूमि के अलावा। अन्य अकृषित भूमि प्रतिभूमि के अलावा इसमें कुल भूमि की लगभग 14% भूमि आती है। यानी जो अन्य अकृषित भूमि है प्रतिभूमि के अलावा, उसके अंतर्गत कुल भूमि की 14% भूमि आती है। इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट है स्थायी चारागाह व अन्य चारागाह भूमियाँ। यानी फर्स्ट जो पॉइंट है स्थायी चारागाह व अन्य चारागाह भूमियाँ। सेकंड है विभिन्न वृक्ष व वृक्ष वाटिकाएं। थर्ड है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो ये अन्य अकृषित भूमि प्रतिभूमि के जो अलावा है उसके अंतर्गत ये 3 पॉइंट आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है स्थायी चारागाह व अन्य चारागाह भूमियाँ। इसके अंतर्गत पशुओं के स्थायी चारागाह क्षेत्र आते हैं व सामयिक चारागाह क्षेत्र आते हैं, जहाँ पशुओं को मुख्यतः चराया जाता है। सेकंड आता है विभिन्न वृक्ष व वृक्ष वाटिकाएं। इसमें बड़े पत्तों वाली घास, बांस के वृक्ष व अन्य वृक्ष आते हैं, जिनका प्रयोग मुख्यतः ईंधन की लकड़ी के लिए किया जाता है। थर्ड आता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसके अंतर्गत वह भूमि आती है जिस भूमि का प्रयोग लगातार 5 वर्षों से कृषि के लिए नहीं हुआ। ऐसी भूमि व्यर्थ भूमि कहलाती है। तो इस प्रकार अन्य अकृषित भूमि के अंतर्गत स्थायी चारागाह, विभिन्न वृक्ष व वृक्ष वाटिकाएं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जिसमें 5 वर्षों तक कृषि कार्य नहीं हुआ हो, तो ऐसी भूमि व्यर्थ भूमि कहलाती है। तो ये था अन्य अकृषित भूमि प्रतिभूमि के अलावा। अगला जो 4th पॉइंट है वो है प्रतिभूमि के अलावा भूमि। प्रतिभूमि, इसमें कुल भूमि की लगभग 8.5% भूमि आती है। यानी जो प्रतिभूमि है उसमें 8.5% भूमि आती है। इसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, वर्तमान प्रतिभूमि और वर्तमान प्रतिभूमि से अलग प्रतिभूमि, जिसमें फर्स्ट आता है वर्तमान प्रतिभूमि। इसके अंतर्गत वह भूमि आती है जो वर्तमान वर्ष में खाली छोड़ दी जाती है। यानी इसके अंतर्गत वह भूमि आती है जो वर्तमान वर्ष में खाली छोड़ दी जाती है। जैसे किसी बोए गए क्षेत्र को वर्तमान वर्ष में खाली छोड़ दिया जाता है तो वह वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। जैसे किसी बोए गए क्षेत्र को वर्तमान वर्ष में खाली छोड़ दिया जाता है तो वह वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। इससे आगे आता है सेकंड जो पॉइंट है वर्तमान प्रतिभूमि से अलग प्रतिभूमि। इसके अंतर्गत वह प्रतिभूमि आती है जो अस्थायी रूप से कृषि हेतु उपयोग में नहीं लाई जा रही हो। यह भूमि सिंचाई के कारण, मृदा अपरदन के कारण दलदली, लवणीय आदि हो जाती है, जिससे कृषि कार्य नहीं किया जाता। तो इस प्रकार प्रतिभूमि के अलावा वर्तमान प्रतिभूमि आती है और वर्तमान प्रतिभूमि से अलग प्रतिभूमि आती है जो एक प्रकार से दलदली, लवणीय व अन्य कारणों से यहाँ कृषि कार्य नहीं किया जाता। अब 5th जो पॉइंट है वो है कुल बोई गई भूमि। कुल बोई गई भूमि, कुल बोई गई भूमि, इसमें कुल भूमि की लगभग 45.5% भूमि आती है। यानी जो कुल बोई गई भूमि है इसके अंतर्गत कुल भूमि की लगभग 45.5% भूमि आती है। इस भूमि में वह भूमि आती है जिस भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है, वे जहां बागाती कृषि, फल सब्जी के बाग लगाए जाते हैं।
तो वो कुल बोई गई भूमि के अंतर्गत आती है, यानी कुल बोई गई भूमि। इसमें कुल भूमि की लगभग 45.5% भूमि आती है। कहने का मतलब जहाँ कृषि कार्य किया जाता है तो वो ही भूमि किस में आता है, कुल बोई गई भूमि। इस भूमि में वह भूमि आती है जिस भूमि में वर्तमान में कृषि कार्य किया जा रहा है, वह जहाँ बागाती कृषि व फल सब्जी के बाग लगाए जाते हैं तो वो कुल बोई गई भूमि के अंतर्गत आती है। इससे आगे हम ये डायग्राम भी देख सकते हैं जिसमें सामान्य भूमि उपयोग जो वर्गीकरण दिखा रखा है जो 1960-61 के अकॉर्डिंग है, दूसरा है 2014-15 के अनुसार, जिसमें 1960-61 में दे रखा है वन, बंजर, अकृषित भूमि, गैर कृषि कार्यों की भूमि, स्थायी चारागाहों की भूमि, विविध वृक्ष व वृक्ष उपवन क्षेत्र, बाग। इसी प्रकार 2014-15 में दे रखा है कृषि योग्य बंजर भूमि, प्रति भूमि के अलावा पुरातन प्रति भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, इसके अलावा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इस डायग्राम के द्वारा भी आप देख सकते हो जो भूमि उपयोग वर्गीकरण भारत का इसमें 1960-61 व 2014-15 का दिया गया है। मुझे उम्मीद है आज का अपना टॉपिक भूमि उपयोग सर्वेक्षण आपको पसंद आया होगा। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट्स करना भी ना भूलें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।